फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपना प्यार भरा मैसेज जो है वो कमेंट की सूरत में नीचे ज़रूर ड्रॉप किया करें। अगर आप कोई नावल पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे जो है वो मैसेज किया करें। तो चलिए नावल को स्टार्ट करती हैं। शाम में मेरी बर्थडे है और ऐसा कोई नहीं है जो मेरी पार्टी में डरकुला का ड्रेस पहनकर आए। मेरी फ्रेंड की पार्टी में ऐसा हुआ था। हदफ ने मुंह लटकाया। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं पहनूंगा तुम्हारे लिए, जासिम ने प्यार से कहा था। इसकी मोहब्बत में मासूमियत थी। पक्का तुम पहनोगे? हदफ ने कन्फर्म किया। हाँ बाबा पक्का, जासिम ने इसके सरापे पर हाथ रखकर कहा। ओके, तो फिर शाम को मिलते हैं, हदफ कहकर चली गई थी और जासिम इसे जाता देख रहा था। वो अपनी बात नहीं कर सका था हदफ से। हमेशा ऐसा ही होता, वो इसकी बात सुनता और ऐसे ही चली जाती इसकी सुने बगैर। जिनमें स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड थे, इसकी पार्टी में कार्टून के करेक्टर का गेटअप किए हुए सबके इंटरेक्ट कर रहे थे, जिनमें स्कूल के बहुत सारे फ्रेंड्स और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे। तभी हदफ की किसी दोस्त ने शरारत में दरकुला और कॉकरोच डाल दिए थे। शुरू में तो जासिम ने बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में इसकी बर्दाश्त नहीं बाहर हो गई, इसलिए इसने उस ड्रेस को उतार दिया और वहाँ खड़े सारे बच्चे जासिम का मजाक उड़ाने लगे। जासिम जो सबके लिए हीरो था, एकदम से ज़ीरो हुआ। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि मजाक उड़ाने वालों में हदफ भी आगे थी और बात जासिम को बहुत तकलीफ थी। जासिम सबसे बचकर लॉन की एक तरीकी हिस्से में था, जहाँ से इसे कोई ना देख सके। तब इसने कुछ आवाज़ें सुनी जो हदफ और इसके दोस्तों की थी। कैसा मैंने इसको डराया। चलो शाबाश, अब पैसे निकालो मेरे, आवाज़ हदफ की थी। क्या यार हदफ, तुम ना हमेशा हर शर्त जीत जाती हो। ये लो पैसे, इसकी दोस्त ने इसकी तरह बढ़ाए। कहा था ना मैं हदफ हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, हदफ ने उतरा कर कहा। चलो किस्सा तो ख़त्म, आज के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। बहुत पढ़ने वाला बनता है ना, अब ले मज़े। हदफ की दोस्त को बोलते बोलते चुप लग गई। हदफ ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया और ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई। इसके बिल्कुल पीछे जासिम खड़ा था, जो यकीनन सब सुन चुका था। इन सब की दोस्तें वहाँ से भागी, जबकि जासिम भी बाहर की तरफ भागा था। हदफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। बहुत दिन तक वो कोशिश करती रही कि बात करे, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। हदफ को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन इसे मनाने के लिए जासिम का होना भी ज़रूरी था। पर वो किसी तरह भी बात करने के लिए राज़ी ही नहीं था। जासिम ने स्कूल आना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ तकरीबन सबको ही पता चल गया था कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ, और वो सब जासिम का मजाक उड़ाते थे। जासिम जो कुछ दिन पहले तक शाइनिंग स्टार था, अब सिर्फ हदफ की वजह से मिट्टी में मिल गया। जिल्लत का तमाचा इतना ज़ोरदार था कि वो मोहब्बत, दोस्ती, सब कुछ भूल गया और याद था तो सिर्फ हदफ का रवैया, और अब वो हदफ को इग्नोर कर रहा था। और फिर एक हफ्ते बाद ही हदफ को खबर मिली कि वो यूएसए जा रहा है। हदफ को लगा कि वो इसे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बगैर मिले ही चला गया। 3 माह बाद हदम और जासिम की लड़ाई को 3 माह हो चुके थे, लेकिन इन दोनों में किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। करते भी क्या, करने के लिए रह भी क्या गया था। सिटी न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ते ही बहुत हैंडसम लग रहा था। कितनी देर हदफ इसे देखती रही, लेकिन फिर कानों में आवाज़ गूंजी थी। नहीं, मैं नहीं जानता। जासिम की आवाज़। वैसे भी एक वेटर से मेरा क्या ताल्लुक। जासिम का लहजा। तुम जैसे बददिमाग, बदतमीज़, झगड़ालू और लालची लड़की। बस। हदफ ने कानों पर हाथ रखा और फिर चैनल चेंज किया। लेकिन वो भूल गई थी कि बाहर का शौक रुका जा सका है, लेकिन वो दिल में उठने वाले शोर को कैसे रोकती। इसने सर को झटका और फिर से न्यूज़ रिपोर्ट बनने लगी। बहुत देर से लिखना चाह रही थी, लेकिन जब भी लिखना बैठती 3-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाती। रिपोर्ट सबमिट करने की कल लास्ट डेट थी, लेकिन अभी तक वो कुछ ना लिख सकी। इसलिए इसने तय किया, चाहे अब कुछ भी हो जाए, इसे मुकम्मल करेगी। अभी लिखना शुरू ही किया था जब इसके ऊपर पानी के छींटे आए। हदफ ने सर उठाकर देखा था, बाहर बारिश बरस रही थी।
इसने जल्दी से उठकर खिड़की की बंद की, वरना टेबल पर रखी हर चीज़ भीग जाती। वैसे तो आसमान इतना था नहीं कि कमरे में एक सिंगल बेड, जबकि दीवार के साथ लगी लकड़ी की अलमारी और साथ रखी बुक शेल्फ जिसमें मुख्तलिफ बुक्स रखी हुई थी, कदे-आवर शीशा जिसके पीछे बेखानों में खूबसूरत की चीज़ें थी, और फिर ये राइटिंग टेबल जिसे खुद से इसने खिड़की के पास रखा था क्योंकि वहाँ से नज़र आने वाला मंजर हसीन था, इसे ज़िंदा होने का एहसास देता था। लेकिन फ़िलहाल इस मंजर को इंजॉय नहीं कर सकती थी क्योंकि इसे टेबल समेटनी थी जिस पे एक दर्जन ओपन पेन होल्डर और एक पुराना प्रिंटर और लैपटॉप और कुछ किताबें थीं, और इस साल का कैलेंडर रखा हुआ था। हदफ एक एक करके चीज़ें साफ कर रही थी जब इसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। कुछ लम्हों के लिए ज़िंदगी रुक गई। इसने कैलेंडर उठाकर साफ किया। वो कैलेंडर हाथ में पकड़ी खिड़की से जा बाहर देखने लगी, जिससे सामने घर में लगी इश्क बजा की बेल नज़र आ रही थी जिस पे ऑरेंज रंग के फूल खिलते थे। एक नज़र गली में से गुजरते लोगों का शोर सुनाई देती तो दूसरी तरफ पार्क में खेलते बच्चे, कुछ जो कम करते लोग दिखाई दे रहे थे। दूर तक पीला नीला आसमान, खुली हवा में उड़ते परिंदे। वो इन सब से होती हुई माजी की तारीख गलियों में गुम हो गई, जहाँ एक छोटी सी बच्ची कभी अपनी माँ की लाश को देखकर रोती तो अपने बाप की लाश से लिपट जाती। हदफ के माँ बाप की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई और दोनों की मौत जगह पर हो गई, इसलिए अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई। देखने वालों ने कैसे रहम दिली से देखा था इसे, सभी इसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। महज 9 साल की उम्र में अपने माँ बाप के साए से महरूम है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहन भाइयों तो कोई था ही नहीं जो तसल्ली देता, और रिश्तेदारों को अल्लाह ने कोई तौफीक ही ना दी। मैयत उठ चुकी थी। अब असल मसला हदफ की जिम्मेदारी उठाने का था। सब रिश्तेदार चोरी रस्तों से निकलना चाहते थे, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ना था। अजीम साहब हदफ के पापा के दोस्त थे और सारी सूरत हाल को समझ रहे थे, इसलिए इन्होंने हदफ की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, जो इसे अपने साथ ले आए, जिस पे इसके रिश्तेदारों ने कोई इतराज़ नहीं किया। और करते भी कैसे, वो तो खुद यही चाहते थे। अजीम अंकल इसे अपने साथ अपने घर ले आए थे, जहाँ इनकी बेगम नगमा और 2 बच्चे समन और रज़ा ने बड़ी खुशदिली से इसका इस्तकबाल किया। अजीम अंकल खुद जितने रहमदिल और शफीक थे, इससे ज़्यादा इनकी बेगम हिसास तबीयत थी। वो दोनों मिलकर इसका बहुत ख्याल रखते थे, और फिर समन और रज़ा से भी इसकी खूब दोस्ती थी। यही वजह थी कि वो जल्दी घुल मिल गई। अजीम और इनकी बेगम को इनके बच्चों के साथ मिलकर मामा पापा कहने लगी। समन और हदफ हम उम्र थे और रज़ा इनसे 1 साल छोटा और बहुत शरारती। इसकी शरारतें हदफ को हंसने पे मजबूर कर देती, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने काम को काबू कर लिया। ना सिर्फ अजीम और इनकी बेगम ने, बल्कि इनके रिश्तेदारों ने भी इसे दिल से कबूल किया था। और रिश्तेदारों में था को नगमा के इकलौते बड़े भाई भाभी और इनके 2 बेटे जासिम और हादी। जासिम की हदफ की बहुत दोस्ती थी। इसने जल्द ही हदफ की तन्हाई बांट ली। दिन गुजरकर महीने बने और महीने साल, और दोस्ती पाकी हो गई। और हदफ की ज़िंदगी ने भी वो 9 स्टैंडर्ड रेड में थी जब इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसे अपनी ज़रूरियात खुद उठानी चाहिए। हालांकि अजीम या नगमा की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी, और सबके लिए वो मुख्तलिफ तारीख करती थी, जिनमें से सबसे आसान इसे शर्त लगाना था, क्योंकि इसके ज़्यादातर अंदाजे ठीक होते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब इसकी आदत बन गई। तभी इसने जासिम को लेकर शर्त लगाई, और वो हमेशा से ही बहुत ज़ेर पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए इसकी दोस्ती नहीं थी ज़्यादा किसी से, और वो किसी के साथ इतना बोलता भी नहीं था। लेकिन स्कूल के कुछ शरारती बच्चों को ये पसंद नहीं था कि जासिम, इसलिए इन्होंने हदफ से दोस्ती की और इसे खेल में फंसा दिया, और बाद में किस्मती से हदफ फंस भी गई, जिसका नतीजा जासिम और इसकी दोस्ती का अख्ताम हुआ, और हदफ को अपनी गलती का एहसास भी। लेकिन जासिम ने इसे मौका ही नहीं दिया। इतने सालों बाद इसने बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा की। लाशोरी तौर पर इसने आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें इख्तियार कर ली जो जासिम को पसंद थी, यहाँ तक कि इसने जर्नलिज़म को अपना प्रोफेशनल चूज़ किया, और फिर अंतिम कोशिशों के बाद इसे शहर के जाने माने अखबार नी खबर में पार्ट टाइम जॉब मिल गई, जिसके तजवीज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, सुनने वाले
दाद देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसका नाम चाहने लगे, लेकिन अभी वो मंजिल दूर थी जिसे इसकी चाह थी। अपने ख्यालों में इतनी दूर निकल आई कि वापसी के लिए अब रास्ता ही नहीं था। तभी समन आई और इसने हदफ का दया लिया, जो हाथ में टेबल कैंडल लिए वो खिड़की में जाने क्या देख रही थी। यह एहसास तक न हुआ कि वो बारिश कब तक रुक चुकी है। हाँ, इसके अंदर होने वाली बारिश को रुकने में टाइम लगेगा। मैडम, अगर आपकी सैर सपाटा पूरे हो गए हों तो वापस आ जाएं। समन ने इसके कान में कहा तो वो चौंक गई। ओह तुम, हदफ ने बेड पर बैठते हुए कहा। क्या सोच रही थी? समन ने जायज़ा लिया। नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ। हदफ ने खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि समन परेशान हुई। मैं अभी आई हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, खाना क्यों नहीं खाया? समन को शायद आंटी ने बताया था, इसलिए इसे आते ही आ गई। बस काम में मसरूफ़ थी। काफ़ी दिन से एक न्यूज़ फाइल करना चाह रही थी पर लिख नहीं पा रही। हदफ ने सादा अल्फाज में कहा। उफ, काम तो होता रहेगा पर खाना खाना चाहिए था, वरना दिन में ही वरना 2 दिन में ही ज़ीरो साइज़ बन जाओगी। और फिर अल्लाह को प्यारी, समन ने ऊपर की तरफ इशारा किया। लेकिन हदफ का चेहरा अभी तक उदास था। और क्यों, समन जानती थी, और ऐसे ही अपनी हर बर्थडे पर अपने माँ बाप के लिए उदास होती और वो हमेशा ऐसे ही से बहलाती। मम्मी पापा को मिस कर रही हो? समन ने आखिरकार पूछ ही लिया। माँ बाप को क्या भूले जाते हैं कभी? हदफ उदास हुई। समन सच में लाजवाब थी। एक काम करो तुम ना मुझे अपना पंचिंग बैग समझो और अपनी सारी उदासी मुझ पे निकाल दो। समन ने मसले का हल बताया और हदफ हंसी थी। चलो अब जल्दी से बाहर चलते हैं। को में गए हैं और फिर खाना खाएंगे, ठीक है? समन ने अपना प्लान बताया। नहीं समन, सच में मेरा मूड नहीं है, फिर काम भी है और फिर किसी दिन चलते हैं। ऐसा करो, आज तुम लोग जाओ। हदफ ने मानना क्या था। तुम ऐसे नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे, रज़ा ने अंदर आते हुए कहा। क्या करो, काम है ना, हदफ ने रिक्वेस्ट की। चलो ना यार, मैं अकेला क्या करूँगा? एक तू ही तो मेरी पार्टनर है। चलना प्लीज़, खूब मस्ती करेंगे। रज़ा इसकी बाजू में बाजू डालकर साथ ले जा रहा था। वो कैसे रोकती इसे? यही मोहब्बतें तो थी इसके पास, वो कैसे नज़रअंदाज करती? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये वही सारा है जो किसी को मुंह नहीं लगाती थी। आज वो हमारे साथ काम करने पे तैयार है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है वो तुझ पे मर मिटी है। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की? ये तो अच्छी बात है, अरकम ने जासिम के ऑफिस में आते हुए कहा। मैं सराहता हूँ क्योंकि वो टैलेंटेड है। इससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं। जासिम ने अपने लैपटॉप पर नज़र रखते हुए कहा। यार तू अब सोच ले, मोहब्बत होते कोई टाइम नहीं लगता, और वो भी तब जब लड़की सारा जैसी हो। अरकम ने कॉफ़ी लेते हुए कहा। मोहब्बत और मैं? हदफ का चेहरा आंखों में आया। कुछ नहीं, मैं मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत मेरा काम है। इसने सर झटकाया। इसके अलावा मेरे पास वक्त नहीं है, जासिम ने साफ खोई की। तभी दरवाज़ा खुला और काफ़ी की खुशबू रूम में फैली थी। मेरी जान, ये मोहब्बत है, तुम्हारी गुलाम नहीं। तुमने कह दिया और सो नहीं होगी। और फिर जब अजानी इश्क होती है ना, तो फिर वक्त निकल ही जाता है। तुम फिक्र मत करो, बस ज़रा सा दिल में जगह बनाओ। और याद रखना, जो मोहब्बत नहीं करते वो इश्क करते हैं, और इश्क की ये बैल कब दिल में उगती है, नस नस में फैल जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब यही इश्क उल्ट लटकता है तो अच्छों को झुकना पड़ता है, क्योंकि जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, जिन्हें जोड़ना नामुमकिन है। अरकम भी हार मानने के लिए तैयार ना था। मेरा ख्याल है तुम बेकार वक्त ज़ाया कर रही हो इस फील्ड में। ये जॉब छोड़कर मोहब्बत के मारों के लिए कुछ लिखो। जासिम ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए मुस्कुराकर कहा। अरकम हंसा था। वैसे मशवरा इतना भी बुरा नहीं है। वो दोनों कहका लगाने लगे। उफ, देखो तो कितनी आफत है, रज़ा ने हदफ के कान में कहा। इसकी नज़र लड़की की तरफ उठी। वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो कोई वेट्रेस थी, फुल मेकअप किए, बालों में जदीद तर्ज का हेयर स्टाइल बनाए, चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट लिए वो किसी को भी अपनी असीर कर सकती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम खाना खाने आए हैं यहाँ, या तुम्हारे लिए लड़की देखने?
समन ने रज़ा को झाड़ा था। शायद इसने सुन लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? वो इतना बन सवाई के आएगी, इसलिए रज़ा ने खुद को क्लियर करना चाहा। बेटा, नौकरी किसी की मजबूरी भी हो सकती है। ऐसे बिना जाना बोलना ठीक नहीं, अजीम ने टोका था। हदफ की नज़र दोबारा इस पे उठी थी। इसको वो लड़की कहीं से भी 16-17 साल से ज़्यादा की नहीं लगी। हदफ का दिल दुखा था। तभी रज़ा की बात ने इसकी तरफ मतवज्जा ले ली। मैं नहीं मानता पापा, ऐसी भी क्या मजबूरी, बंदा इतने गिर जाए कि आखिर अपना कोई वकार ही नहीं होता, रज़ा ने कहा और सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। लेकिन जागम नगमा ने इसे घूरा था। मामा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम ठीक कह रही हो। बात अगर अपनी ज़ात की हो तो इंसान अपनी अना या इज्जत के आगे कभी नहीं झुकता। लेकिन बात जब अपने से जुड़े लोगों की आ जाती है तो लोग मजबूर होकर वो भी कर गुजरते हैं जो कुछ सोचा नहीं होता। पर अफसोस हमारे यहाँ ज़ाहिर देखा जाता है, काबिलियत, मेहनत या मजबूरी नहीं। बाख्तियार लोग देखना नहीं चाहते, जैसे तुम नहीं देख सकते इसकी खोखली आंखों में जिसमें दर्द की हज़ारों तरीके उलझन हैं। तुमने देखा तो सिर्फ इसका ज़ाहिर, इसलिए कितनी मासूम लड़कियां अपनी मासूमियत बेच देती हैं, जिनसे इनके घरों में 2 वक्त का चूल्हा जलता है। हदफ बोलते बोलते बहुत संजीदा हुई थी। वैसे तो ये मुल्क इस्लामी है, लेकिन हम लोगों की हालत आधे देर और आधे बटेर जैसी है, जो इस बात से बेखबर हैं, जो अपनी पहचान तो बना नहीं सकते लेकिन शनाख्त भी खो रहे हैं। हदफ ने कुछ सोचते हुए कहा, हदफ, तुम सिर्फ अच्छा लिखती नहीं, बोल भी लेती हो। तुम्हारी बातों में जितनी सच्चाई है, इससे ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है। अजीम ने दिल से तारीफ की। थैंक यू अंकल, हदफ ने मुस्कुराकर तारीफ कबूल की। लेकिन बेटा, मुझे लगता है इसमें जिम्मेदारी किसी हद तक हुक्मरान की। और अजीम की बात बीच में रह गई। इससे पहले ही समन बोली, प्लीज़ पापा, ये अपनी हुकूमत नामा यहाँ लेकर ना बैठे। हम यहाँ हदफ की बर्थडे के लिए आए हैं, किसी टॉक शो में नहीं। वो पिछले आधे घंटे से इनकी बातें सुन रही थी और अब इसकी सब्र का पैमाना जवाब दे गया। वो सब इसकी हालत देखकर हंसने लगे। इसकी हंसती आवाज़ पर जासिम जागा था, जो जाने कितनी देर से खड़ा हदफ को बोलते सुन रहा था। यहाँ वो मीटिंग के लिए आया था। जब एक ज़रूरी कॉल आ गई, इसलिए वो साइड में आया था। तभी फ़ोन सुनते इसकी नज़र रज़ा पर पड़ी तो वो इस तरफ आया मिलने के लिए, लेकिन हदफ की आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। जब हदफ की आवाज़ ने इसकी मतवज्जा खींची, वो ऐसा गुम हुआ कि वो अब होश में आया। वो खुद को सलवाती सुनाता अपने टेबल पर आ गया। दिल तो आज भी काबू में नहीं रहता इसको देखकर। आज तो बहुत मज़ा आया ना, समन ने खुश होते हुए बोला। हाँ, सच में ये मौसम, ये जगह और फिर खाना सब परफेक्ट था, हदफ ने हाथ निकालते ही जवाब दिया था। वैसे ये और भी परफेक्ट हो सकता था अगर हम एक एक आइसक्रीम खाएं, समन ने पुरजोश अंदाज में कहा। बिल्कुल, लेकिन ये आइसक्रीम मेरी तरफ से होगी तो, हदफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा। ठीक है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की, रज़ा ने बीच में टपक कर कहा। डन, हदफ ने मुस्कुरा कर कहा। वो सब गाड़ी के पास से जब इसे अपना वॉलेट ख्याल आया। मेरा वॉलेट? वो अपने बैग में देख रही थी, लेकिन शायद बैग में नहीं, लेकिन इसलिए दोबारा समन को मुखातिब किया। शायद अंदर ही रह गया है, मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग चलो, वो कहती हुई वापस अंदर चलेगी। हदफ अपना वॉलेट देख रही थी जब वही लड़की आई थी। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? इसने अपने मखसूस मुस्कुराहट के साथ पूछा। दरअसल मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, हदफ ने इसको इन्फॉर्म किया। मैम, वो यही है, दरअसल आपके टेबल के नीचे से मिला था, तो मैंने अंदर जमा करवा चुकी हूँ। आप बस 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं लाती हूँ। वो कहकर चली गई और हदफ वहीं खड़ी इंतज़ार करने लगी। जब इसकी नज़र इंट्रेस्ट पर पड़ी, जहाँ से एक लड़की अपनी सिक्योरिटी के साथ अंदर आई थी। देखने से जाहिर होता था कि ऊंची पार्टी की है, लेकिन कौन, हदफ को याद करने पर भी याद नहीं आया। तभी हदफ ने देखा था वो लड़की बड़े जोर से इसकी तरफ आ रही थी और सेकंड से भी कम टाइम लगा कि ये जानने में कि वो लड़के से टकरा जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वो बेध्यानी में टकरा चुकी थी। तभी इसका हाथ उठा था। इससे पहले कि वो इस लड़की को मारता, हदफ ने इसका हाथ पकड़ लिया और झटके से इसे छुड़वाया था। अगर सामने वाले का गुस्से से बुरा हाल था तो हदफ की आंखों में भी आग थी। तुम जानती हो इसने क्या किया मुझसे? अल्हान शाह से टकराई है ये, अल्हान शाह।
धड़ा इस पर और हदफ को पहचानने में ज़रा परेशानी नहीं हुई थी कि अल्हान शाह वही है जिसके लिए आधा सिंध इंतज़ार कर रहा है, जो सिंध अवामी पार्टी के सरबराह का बेटा है और पार्टी का नया मेंबर भी, जिस चंद दिनों में पार्टी में बड़े ज़ोरों शोर से लॉन्च करने वाला था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो सिंध की हालत बदलेगा। लेकिन अफसोस इसका रवैया तो कुछ और ही था। इसने जो किया वो गलती थी, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं वो गलती नहीं, खुद पे कंट्रोल किया है। तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली इस 2 टके की लड़की की खातिर? अल्हान की आवाज़ में गुस्सा था। ज़बान संभाल कर बात करी, मैं जो कोई भी हूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हदफ की आंखों में शोले थे और खुद पे काबू पाती इस लड़की का हाथ पकड़ते आगे बढ़ी थी। जब अल्हान ने इसका रास्ता रोका, वैसे बहुत खूबसूरत हो तुम, यहाँ बहादुरी भी और गुस्सा भी तो उफ, बहुत पसंद है मुझे वो लड़कियाँ, पर ये सारी खसूसियात रखती हैं। अल्हान की आंखों का तस्वुर बदला। मेरा रास्ता छोड़ो और चलते बनो। हदफ के तेवर अभी तक वैसे ही थे। अगर ना छोड़ूं तो? अल्हान की आंखों ने इसे हिसार में लिया। मैं अपना रास्ता बनाना जानती हूँ। हदफ की आंखों ने इसका चैलेंज कबूल किया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अल्हान को शौक लगा था। आज से पहले कभी किसी लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। क्यों, आप नहीं जानते कि आप कौन हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं? हदफ ने आंखों में देखकर कहा। अल्हान शाह को समझ नहीं आया कि वो क्या है। एक लड़की ने इसे लाजवाब कर दिया। वो कदम कदम पीछे हुआ था और हाथ के इशारे से इसे जाने का रास्ता दिया। अल्हान की आंखें चमकी थी, जबकि हदफ ने एक सर्द निगाह अल्हान पर डाली थी। इसके बाद वो रुकी नहीं थी। अल्हान ने भी आगे की तरफ बढ़ गया। जासिम के चेहरे पर कुछ सिलवटें आईं। इसकी मीटिंग ख़त्म हुई तो वो बाहर की तरफ जाने के लिए निकला। जब शोर की आवाज़ सुनकर वो यहाँ आया, अल्हान शाह को देखकर वो चौंका था, जबकि हदफ को देखकर वो हैरान रह गया। जासिम इसकी मदद करने के लिए बढ़ना चाहता था, लेकिन हदफ को मुंह तोड़ जवाब देता देख वो रुक गया। वो सच में न डर थी, इसकी आंखें इस बात का सबूत थी। लेकिन ये बात एक लड़की के लिए कभी कभी खतरा भी हो सकती थी, और वो भी तब जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो। और अब से कुछ ज़्यादा पहले वाला तासुर ख़त्म हुआ था। थैंक यू, इस लड़की ने हदफ का शुक्रिया अदा किया। किस बात का? हदफ ने उल्टा सवाल किया। मेरी मदद करने का। लड़की ने सर झुकाया और हदफ समझ गई थी कि वो अब इससे कुछ देर पहले वाले हादसे के बारे में बात कर रही है। नाम क्या है तुम्हारा? हदफ ने बहुत प्यार से कहा। हिना। पढ़ती हो? हदफ ने इसकी उम्र पूछने के बजाय तलीम पूछना मुनासिब समझा। जी, अभी मैट्रिक किया है। हदफ का दिमाग उड़ा था। इतनी छोटी? लेकिन वो कुछ भूल नहीं सकी थी। मेरा नाम हदफ है और ये मेरा नंबर, ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। हदफ ने पेपर पेन पर नाम और अपना पता और नंबर लिख दिया। शुक्रिया। हिना ने पेपर थाम लिया था और हदफ आगे बढ़ गई। तेज़ तेज़ कदम से चलती सीधा सुंदस के कैबिन में आई। तेज़ चलने की वजह से इसका सांस उखड़ा था। हदफ इसके सामने रखी पानी की बोतल को मुंह लगाकर पानी पिया। क्या बात है हदफ? सुंदस ने इसका जायज़ा लेते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस सुबह आंख नहीं खुली थी और तुम्हें इस शहर की ट्रैफिक की हालात का तो पता ही है। किसी काम की नहीं, या ओबर क्रीम ट्रैफिक हॉर्न्स में तेवर पे, और ये पैक फैक्टर। बंदा जाए तो जाए कहाँ और किस से कहे? इसने सुंदस की तरफ देखा था। अरे अरे, यहाँ तो महफिल सजी है, लेकिन माजरत के साथ ये ज़्यादा देर नहीं जम सकेगी। अहमद ने अंदर आते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? सुंदस ने मुंह बनाकर पूछा तो इसे यकीन था कि आ गया होगा फिर कोई काम। यार हदफ, तुमने और मैंने एक न्यूज़ कवर करनी है। सुंदस अवामी पार्टी के अजलास की जो आज है। अहमद अब हदफ से मुखातिब हुआ है। ये कब हुआ? अभी तक तो ऐसा कोई आसार नहीं थे। हदफ ने बैग से अपनी रिपोर्टर फाइल निकाली। यार तुम जानती नहीं हो क्या, ये लोग बड़े हैं, छीन भी लेंगे तो बड़ी खबर बनती है। यहाँ तो फिर पार्टी के चेयरमैन के बेटे की लॉन्चिंग है। अहमद ने अब असल खबर बताई। ओ आई सी, हदफ ने ठंडी आवाज़ में बोला। यार चलो ना, वहाँ साईं भी होगा। अहमद को लगा वो नहीं जाएगी, तभी इसे लालच दिया। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो। हदफ ऐसे कहते हुए चिढ़ गई। जैसे तुमने मेरा पीछा लिया है। इससे लगता तो यही है कि ज़रूर पिछले जन्म में इसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। सुंदर ने अहमद के कहने पर हंसी कंट्रोल की। अहमद, तुम ना बकवास बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ जन्म नहीं होते, समझे तुम? इसने अहमद को कहर अंगेज नज़रों से कहा
और तुम इसकी बातों पर हंसने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं। वो सुंदस को कहती हुई बाहर बढ़ गई थी और अहमद इसके पीछे गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने मावन पैक जाकर ही दम लेना है। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हम आपके लिए इतनी गर्मी में बगैर फ़ैन के नावल रिकॉर्ड करते हैं तो आपसे 1% यही चाहते हैं कि प्लीज़ नावल को सब्सक्राइब किया करें, सॉरी नावल की वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।